नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। दोस्तों आप जानते होंगे हमेशा सी टेट में, यूपी टेट में या सुपर टेट में ये टॉपिक हमेशा आता है कि आखिर रेड डाटा बुक होता क्या है, रेड डाटा बुक कहाँ यूज़ किया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों मेरे सारे बच्चे इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और दोस्तों इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये है हमारे स्टडी 91 में वीडियो का बैच प्रारंभ हो चुका है और ये इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स भी प्रारंभ हो चुका है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं रेड डाटा बुक की। दोस्तों रेड डाटा बुक की अगर बात की जाए दोस्तों तो मानव प्रकृति की अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहा है। जो मानव है उसके बारे में थोड़ी चर्चा होती है। जो मानव है दोस्तों, जो हमारी प्रकृति है उसका अविवेकपूर्ण से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। दोस्तों प्रकृति का हम लोग बहुत ही मजाक करते हैं और हमेशा आए दिन दोस्तों प्रकृति से हमसे प्रकृति हमेशा दोस्तों उसे नुकसान होता रहता है। कहीं दोस्तों हम वृक्षों का कटाव करते हैं, दोस्तों प्रदूषित पानी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम हमेशा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से मानव भूमंडल पर अपनी इच्छा अनुसार वन्य जीवों तथा वनस्पतियों का दोहन कर रहा है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग है, वाष्पीकरण है, ये सब दोस्तों ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब क्या है? ये दोस्तों इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, मानव ही है, मनुष्य ही है दोस्तों। ठीक है। और इससे दोस्तों इस कारण बहुत से वन्य जीव दोस्तों एवं वनस्पतियां विलुप्त हो रही हैं तथा बहुत से विलुप्त के कगार पे हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? जो हमारे वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, इनसे और वनस्पतियां हैं, वो क्या है, हमारे संसार से विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे दोस्तों हमारे डायनासोर थे और भी ऐसे प्राणी हैं दोस्तों, जैसे गिद्ध है। दोस्तों ये सब क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे इस संसार से। दोस्तों अब हमें गिद्ध, गौरैया बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पक्षी, जीव जंतु हमारे इस जगत से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं। इनका अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है, जिसका कारण कौन है? हम लोग हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, परिस्थिति संकट का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए वर्ष 1948 में, कब दोस्तों? सन 1948 में यानी कि 1948 में IUCN दोस्तों यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN दोस्तों, हमेशा इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है दोस्तों, पूछना है तो याद रखिएगा। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों। ठीक है। तो IUCN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। का गठन किया गया, कब किया गया? 1948 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, पहला IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। दूसरा, इसकी स्थापना हुई कब? 1948 ईस्वी में। किस लिए हुई? पारिस्थितिक संकट का अध्ययन करने व उन सुझावों को देने के लिए, जो आपके पारिस्थितिक जीव जंतु पे जो पारिस्थितिक संकट आ रहा था, जीव जंतु वो जो विलुप्त हो रहे थे, इसलिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1964 में IUCN वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम ग्लोबल स्पेसिफिक प्रोग्राम तथा प्रजाति उत्तर जीवित आयोग द स्पेसिफिक सर्वियल कमीशंस के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय, असुरक्षित, दुर्लभ व संकटग्रस्त जीवों तथा पादों से संबंधित लाल सूची या रेड बुक जारी करता रहा, जो कि विश्व में पौधों और जंतुओं की प्रजातियों के संरक्षण के सबसे व्यापक तालिका है दोस्तों। यानी कि जो रेड डाटा बुक थी, ये आपकी लाल सूची से कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाल सूची कहा जाता है या रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसमें कि जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, जो विलुप्त होती जाती हैं, जो असुरक्षित हैं, जो दुर्लभ है, वो जो संकटग्रस्त हैं दोस्तों, उनकी सूचियां जारी की जाती थी।
कि भाई जो गिद्ध हैं वो हमारे देश में कितने बचे हैं, कितने दोस्तों समाप्त हो चुके हैं, और वनस्पतियां कितनी बची हैं जो समाप्त हो चुकी हैं, कितने पक्षी बचे हैं। तो उनकी दोस्तों डाटा जो होती है उनके बारे में ही बताया जाता था रेड डाटा में, यानी कि लाल लिस्ट में दोस्तों, लाल सूची जो होती थी उसमें बताया जाता था। रेड डाटा बुक में ये सारी चीज़ों का आंकड़ा दिया जाता था, हमेशा दोस्तों सर्वे होता था, पता किया जाता था कि भाई कौन सी प्रजाति का पक्षी विलुप्त हो रहा है, कौन सी प्रजाति का जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, कौन सी वनस्पतियां हैं जो कि विलुप्त हो रही हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है, कितनी बची हैं और किस प्रकार से इसको संरक्षित किया जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें हमारे रेड डाटा बुक में सारी सूचियां ये रहती थी, सारे आंकड़े रहते थे आपकी लाल सूची में। रेड डाटा बुक में यही आंकड़े रहते थे। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि लाल सूची या रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण और वनस्पतियां, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जो प्रजातियां हमारे संसार से खत्म हो रही हैं, उनके आंकड़ों से संबंधित सारी जानकारियां आपके किस में होती थी, रेड डाटा बुक में होती थी या लाल सूची में होती थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बारे में और कुछ जानते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन था। ये दोस्तों जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ये IUCN का हिंदी रूपांतरण है दोस्तों। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। इसका मेन कार्य क्या था? ये करता था कि विश्व स्तर पर जो विभिन्न प्रजातियां हैं, विश्व स्तर का कार्य था दोस्तों, विश्व स्तर पर जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनकी संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन, कि भाई उनका संरक्षण करता था, उन पर निगरानी रखता था कि कौन सी प्रजातियां समाप्त हो रही हैं, क्यों समाप्त हो रही हैं और कैसे इनकी सुरक्षा की जाए। तो ये संरक्षण करता था और उस पर ध्यान देता था। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN दोस्तों, इसका सर्वोच्च गठन हुआ। वर्ष 2015 के आंकड़ों अनुसार भारत की कुल 995 प्रजातियां, दोस्तों ये आंकड़ा है आपका 2015 का आंकड़ा है। वर्ष 2015 के आंकड़े के अनुसार 995 में प्रजातियां लाल सूची के खतरे की स्थिति वाली श्रेणी में शामिल हैं। सोचिए दोस्तों, ऐसी प्रजातियां हैं 995 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि लाल सूची में शामिल है, जो कि उन पे खतरा बना हुआ है। वो धीरे धीरे हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारी धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या होते जाते हैं? विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसी प्रजातियां कितनी हैं? 995 हैं। सोचिए दोस्तों। नेक्स्ट है, अरे 995 दोस्तों प्रजातियां क्या हो रही हैं? विलुप्त होती जा रही हैं। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों ई बुक्स, हैंड राइटिंग, PDF नोट्स हैं आपके स्टडी 91 में दिए हुए हैं। आप इसको ले सकते हैं सारे बच्चे। आइए दोस्तों और जानते हैं रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। लाल सूची दोस्तों, वर्ष 2021 में जारी की गई IUCN लाल सूची में अब तक दोस्तों, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,34,425 कितने दोस्तों? 1,34,425 जीव प्रजातियों का आकलन किया गया। क्या किया गया? आकलन किया गया। क्या आकलन किया गया? कि इनमें से 37 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 37,480 जीव प्रजातियां संकटपन्न स्थिति में हैं। सोचिए दोस्तों, यानी 37,480 जीव की जो प्रजातियां हैं वो क्या है? संकटग्रस्त हैं। उन पे संकट मंडरा रहा है कि उनका जीवन यानी उनका अस्तित्व बहुत ही जल्द हमारी पृथ्वी से समाप्त होने वाला है। क्या आंकड़ा था दोस्तों? देखिए क्या बात है। IUCN के द्वारा 1,60,000 दोस्तों, 1,60,000 जीव प्रजातियों का पहचान करके उनके संरक्षण व परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है।
दोस्तों, यानी कि उनकी पहचान करना है हमें और करके उनके संरक्षण का और परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है किसके, IUCN के द्वारा, कि आप इतने 1,60,000 जीव प्रजातियों को आपको संरक्षण करना है, उन प्रजातियों के बारे में आपको जानना है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है। कि भाई ऐसी इतनी प्रजातियों का आपका मोटो है, उद्देश्य है आपके IUCN का दोस्तों, ठीक है, ये उनका मेन मोटो है, ठीक है, लक्ष्य है, मेन बात है। तो IUCN वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। IUCN की लाल सूची में प्रत्येक जैविक प्रजाति को 9 में से एक श्रेणी में डाला गया। दोस्तों, हर एक प्रजाति को किसी न किसी श्रेणी में डाला गया। इन्होंने 9 वर्गीकरण किए, 9 भागों में बांटा है उसे। क्या 9 भागों में बांटा है? कुछ वो 9 भाग क्या है, किस प्रजाति को किस श्रेणी में रखा गया, ये जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। वो 9 श्रेणियां क्या हैं, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो IUCN ने लाल सूची की प्रत्येक जैविक प्रजाति को कितनी श्रेणी में बांटा? इन्होंने 9 श्रेणी में बांटा है। ये क्वेश्चन पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, यानी कि IUCN ने वर्गीकरण किया है, प्रजातियों को कितना वर्गीकरण किया? 9 सूची में बांटा है। कितने? 9, ठीक है, याद रखिएगा, एक श्रेणी में डाला है। इस श्रेणी के आधार उनकी कुल संख्या में गिरावट की दर, भौगोलिक विस्तार क्षेत्र तथा उनके आवास, मानवीय गतिविधियां द्वारा को नष्ट हो जाने की स्थिति के आधार पर किया जाता है दोस्तों। यानी कि इस श्रेणी में क्या किया गया, आधार माना गया उनकी कुल संख्या में कैसे गिरावट की दर, ये श्रेणी में रखा गया, भौगोलिक विस्तार और क्षेत्र रखा गया, उनके आवास, मानवीय और गतिविधियों द्वारा उनके जो आवास हैं को नष्ट हो जाने की स्थिति के आधार पर किया जाता है। अब इन श्रेणियां जो निम्नलिखित हैं उनके बारे में हम जानते हैं, 1 बाय 1 एक श्रेणी के बारे में जानेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम बात की जाती है विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त श्रेणी है आती है पहली। इस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा। विलुप्त श्रेणी में उन प्रजातियों को, जीव जंतुओं को रखा जाता था जो कि अब इस संसार में नहीं है। जैसे दोस्तों, आप जैसे कि एक डाटा नहीं बनता कि भाई इस श्रेणी में इनको रखा जाए, जैसे कि हम इंसानों का एक डाटा बनता है कि भाई जनरल में ये हैं, OBC में ये हैं, SC ST में ये हैं, तो ये हम लोग का एक दोस्तों क्या है, एक वर्ग है, बना है। उसी प्रकार से जीव जंतुओं का रेड डाटा लिस्ट में रखा गया कि भाई एक विलुप्त है, एक वन विलुप्त है। ऐसे ही 9 वर्गीकरण किया गया कि विलुप्त सूची में यानी एक्सटेनिक्स में दोस्तों, इसमें क्या गया, विलुप्त सूची में उन जीव जंतुओं को रखा गया जिनका अस्तित्व हमारे इस समाज में नहीं है, इस धरती पे है ही नहीं। ऐसे जीव जंतुओं को उस लिस्ट में रखा गया, विलुप्त वाली श्रेणी में रखा गया। तो प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सी यानी कि लिस्ट है या कौन सी श्रेणी है जिस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा, या उसे कौन सी श्रेणी कहा गया? तो विलुप्त श्रेणी कहा गया दोस्तों, एक्सटेंस कहा गया। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है। वन विलुप्त की बात की जाए तो वन विलुप्त की बात की जाए दोस्तों, यह प्रजाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है। क्या हो गई है? यह प्रजाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य केवल कहाँ मिलते हैं? चिड़ियाघरों या अपने मूल निवास स्थान से दूर किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? वन विलुप्त, वन विलुप्त नाम से पता चल रहा है जी, जो कि वनों से विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो रहे हैं? वनों से विलुप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें देखने को कहां मिल रहे हैं? चिड़ियाघरों में। कहां दोस्तों? जू में। यानी कहां पे? जू में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि चिड़ियाघर में हमें कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो कि हम अगर जंगल में ढूंढें तो वो हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जहां से क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। बस उनको संरक्षण या सुविधा प्रदान की गई है, उनको बचा के रखा गया है। कहां पे? चिड़ियाघर में। या तो वहां पे है जहां पे उनका मूल निवास है, स्थान से दूर किसी कृत्रिम निवास में, जो कि निवास में उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये चीज होती है, क्या होती है? वन विलुप्त दोस्तों। तो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि वन विलुप्त हो चुके हैं, जिनका अस्तित्व वन से गायब हो चुका है। ये भी आपकी रेड डाटा लिस्ट का एक वर्ग है, वन विलुप्त श्रेणी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकल इंडिग्रेटेड दोस्तों। गंभीर संकटग्रस्त की बात करें तो इस प्रजाति का वनों से लुप्त होने का गंभीर संकट बना हुआ है। जो इस प्रजाति दोस्तों वनों से लुप्त होने का ऐसा गंभीर संकट बना हुआ है। किसी भी प्रजाति को गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखे जाने का निम्न आधार है। अब ये भी इस प्रजाति जो है दोस्तों,
ये भी क्या हो रहे हैं, वनों से धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। ये गंभीर संकट बना हुआ है, यानी कि ये अभी पूरी तरह नहीं विलुप्त हुए हैं, यानी होने की संभावना है, होते हुए गंभीर संकट बना हुआ है। और इन संकटग्रस्त श्रेणी में रखे जाने के निम्न आधार हैं, जैसे कि यदि 10 वर्षों में प्रजाति की जनसंख्या 90% से अधिक कमी दर्ज की जाए। इस श्रेणी में कैसे रखा जाता है जीव जंतुओं को, कि यदि उनकी 10 वर्षों में दोस्तों प्रजातियों की जनसंख्या में कितने % की कमी हो जाए, 90% से अधिक कमी दर्ज की जाए, अथवा यदि प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो जाए और 3 वर्षों में 25% की कमी आ रही है, तो ये याद रखिए कि ये वो श्रेणी है जिसे हम कह सकते हैं गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी। यानी वो जीव अब गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है, क्योंकि उनकी कमी हो जा रही है, 90% से अधिक उनकी कमी दर्ज की गई है दोस्तों। तो ये चीज़ है, ये एक अनुमान रखा गया कि भाई कौन से यानी कि जीव जंतु आएंगे गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में, ये बात की गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों संकटग्रस्त। संकटग्रस्त की बात करें तो इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। यानी इस प्रजाति इस श्रेणी के अंतर्गत जो संकटग्रस्त है, यानी कि उनका भी खतरा बना हुआ है, डर बना हुआ है कि इस प्रजाति के जीव जंतु भी बहुत ही जल्द वनों से विलुप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रजाति को संकटग्रस्त श्रेणी में रखे जाने का निम्न आधार है। इनका संकटग्रस्त रखे जाने का आधार क्या है जानते हैं। यदि वह 10 वर्षों में यानी 10 साल में 10 वर्ष की प्रजातियों की 70% की जनसंख्या में कमी देखी जाती है, अगर उनकी जनसंख्या में 70% की कमी देखी जाएगी तो वो क्या होंगे, संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे या दर्ज की जाती है। अथवा 20 वर्षों में 2% प्रजाति के विलुप्त होने की भी आशंका होती है, अथवा अगर 20 वर्षों में 2% प्रजाति अगर विलुप्त हो गई तो भी दोस्तों ये किस में होंगे, संकटग्रस्त में आ जाएंगे कि ये प्रजाति भी धीरे धीरे क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो इसको किसकी श्रेणी में रखेंगे, संकटग्रस्त की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों संवेदनशील। वनों में इस प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। क्या है, इसमें भी वनों में ही प्रजाति का संकटग्रस्त समाप्त है। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी की दर्ज हो जाए, कितने की, 50% से अधिक कमी की दर्ज की गई हो, अथवा प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, या केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो, तो इसे इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। दोस्तों देखिए किस प्रकार से रेड डाटा बुक में या लाल सूची में किस प्रकार से उनको श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। जीव जंतुओं को उनकी अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, संवेदनशील, वन श्रेणी, इस प्रकार विलुप्त श्रेणी। तो इन श्रेणियों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है। बाय द वे क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संकटापन, नियर थिएटर। इस प्रजाति का निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, यानी कि भविष्य में इस प्रजाति पे संकट आ सकता है, क्योंकि ये प्रजाति धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त हो जाए, यानी भविष्य में इसको बचाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये भी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। इस श्रेणी में, उन संकटापन श्रेणी में उन जीव जंतुओं को रखा जाता है। जैसे दोस्तों रखा जाए, पहले हमें गिद्ध बहुत देखने को मिलते थे। गिद्ध दोस्तों क्या था, बहुत ही देखने को मिलते थे हमें, पर धीरे धीरे गिद्ध क्या हो गए, गिद्ध समाप्त हो रहे हैं। अब बहुत ही कम दोस्तों, एक ही दो कहीं देखने को मिल जाए, तो नहीं तो वो दोस्तों विलुप्त होते जा रहे हैं। तो यही चीज़ है। गौरैया, गौरैया भी दोस्तों हमें कभी पहले बहुत देखने को मिलती थी, पर धीरे धीरे वो भी विलुप्त होती जा रही है। ऐसे कई जीव जंतु हैं दोस्तों। व्हाइट टाइगर दोस्तों, सफ़ेद शेर, सफ़ेद शेर हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, धीरे धीरे वो भी विलुप्त हो रहे हैं हमारे इस इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से। तो व्हाइट टाइगर भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज़, तो उनको आप किस श्रेणी में रखेंगे, थोड़ा सा आप अभी अनुमान लगाएं और इसको दोस्तों संरक्षित करें। संकट मुक्त, संकट मुक्त की बात की जाए, लिस्ट करना, इस प्रजाति को बहुत ही कम खतरा है। इस प्रजाति को क्या है, बहुत कम, यानी वो संकट मुक्त है। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आप संकट से मुक्त हैं, यानी इस प्रजाति को कम खतरा है। पर ऐसा नहीं है कि खतरा नहीं है, खतरा है, तथा यह बड़ी संख्या और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति, यानी कि इसकी संख्या बड़ी संख्या है, काफ़ी है, मात्रा में पाए जाते हैं और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस श्रेणी की प्रजाति की भविष्य में संकटग्रस्त होने का खतरा
नहीं रहता, भविष्य में कोई संकट नहीं है इस प्रजाति में, ये प्रजाति भैया सकुशल बनी रहेगी। तो ये आपकी आती है संकट मुक्त श्रेणी में जीव जंतु आते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आंकड़ों का अनुभव। किसका अनुभव दोस्तों? आंकड़ों का अनुभव लिया जाए तो इस प्रजाति के विषय में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आंकड़ों का अनुभव क्या कहता है दोस्तों? ये श्रेणी है कि इस प्रजाति के विषय में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे आंकड़ों की कमी है दोस्तों कि भाई किस जीव जंतु में होता है, कभी कभी कोई ऐसे जीव जंतु हैं दोस्तों, इतनी प्रजातियां हैं, इतने जीव जंतु हैं, इतनी पक्षियां हैं, इतने वनस्पतियां हैं कि भाई आंकड़ा लगाना आसान नहीं। दोस्तों आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार के शेर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के बंदर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की पक्षियां पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के इस प्रकृति में दोस्तों बहुत ही विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो जीव जंतु दोस्तों कई तरीके के आप देखते होंगे। अभी तो दोस्तों कई साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि कितनी प्रजातियां विभिन्न प्रकार की हैं। समुद्र में दोस्तों कितने जीव जंतु हैं जो कि विभिन्न प्रकार के हैं, जिन्हें कि अभी तक साइंटिस्ट हमारे खोज रहे हैं, जीव विज्ञानी दोस्तों उसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विचित्र विचित्र प्राणी देखने को मिलते हैं दोस्तों। कभी कभी आप देखते होंगे, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो उसमें आपको विचित्र विचित्र जीव जंतु देखने को मिलेंगे। आप उम्मीद भी नहीं करते, अरे यार ये ऐसा होता है, यार ये बंदर ऐसा। एक बंदर मैंने देखा दोस्तों, डिस्कवरी में दिखा रहा था कि आपकी उंगली के बराबर होता है। उंगली में एक बंदर है, आप इतना छोटा बंदर होता है कि उंगली में आपके बस बराबर होता है, एक उंगली के बराबर। सोचिए कितना छोटा बंदर एक उंगली के बराबर। अगर बताइए पैर ओढ़ के नीचे आ जाए तो उसका तो काम तमाम हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों कितने छोटे छोटे बंदर। इसी प्रकार से पक्षी दोस्तों, कितने छोटे छोटे पक्षी, कबूतरों की वैरायटी, गौरैया की वैरायटी, हंस की वैरायटी दोस्तों, सबकी अलग अलग। बंदर दोस्तों, शेर, सफेद चीता दोस्तों, काला चीता भी होता था और बाकी चीता इस रूप में होता है, आपने देखा ही होगा, व्हाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर, ये चीजें दोस्तों। तो कई प्रजातियां हैं, अभी भी जीव वैज्ञानिक जो हैं हमारे वो सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रजातियां ये हमारे लिए बहुत ही, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं आप कि बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी प्रजातियों जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या है कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं दोस्तों। हम अपनी सुख सुविधा के कारण, जितना दोस्तों हम सुख सुविधा से घिरे जा रहे हैं, उतना ही हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। जैसे हम दोस्तों थोड़ी सी भी हमें गर्मी लगती है तुरंत एसी ऑन, हमें ठंडा पानी चाहिए तुरंत फ्रीज ऑन। तो आप जानते हैं कि CFC गैस जो होती है इन्हीं सब चीज़ों से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि दोस्तों हमारे ओजोन परत को बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, हानि पहुँचाती है। जिस कारण हमारा जो वातावरण है वो क्या होता है, गर्म होता जा रहा है दोस्तों, और जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हमारे जीव जंतुओं को प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा पक्षियों पर प्रभाव पड़ा है। जो हमारे मोबाइल टावर्स हैं दोस्तों, हम बहुत ही ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते जा रहे हैं, और मोबाइल जो टावर है हमेशा 3G 2G 5G, अब तो 4G, फिर अब 5G आ गया। हाँ, तो अब हम अपने नेटवर्क क्या कर रहे हैं, और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। नेटवर्क को तो हम पावरफुल बना रहे हैं, पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, क्या कभी किसी ने ये सोचा? बस आप अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, पर क्या आप इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि जो आप इस नेटवर्क को इतना पावरफुल बनाते जा रहे हैं उसका इस प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका पक्षियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपने मूवी देखी होगी दोस्तों, पक्षी राजा एक हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिन्होंने पक्षियों को दोस्तों काफ़ी उन्होंने गहन किया, अध्ययन किया। आपने मूवी देखी होगी, आप एक आई थी दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी थी आपका, यानी कि उस पर बनी थी, क्लोन पे थी, अच्छी मूवी थी। आपने देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवी थी जिसमें वो पक्षी राजा बना था, रजनीकांत जी हैं, मैं याद नहीं आ रहा उस मूवी का नाम मुझे। तो वो था दोस्तों, उसमें दिखाया गया था कि इन्वायरमेंट से कैसे, यानी कि कैसे दोस्तों मोबाइल टावर से हमारे पक्षी जो है वो हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं दोस्तों। तो हम ही हैं दोस्तों हमारे इन पक्षियों के विलुप्त होने का कारण, इन जीव जंतुओं का होने का कारण। तो हमें ही प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों, जितना हो सके तो हम कम चीज़ों को यूज़ करेंगे, तभी दोस्तों हम प्रकृति को अपने बचा सकते हैं
और प्रगति है तभी दोस्तों प्रगति है, नहीं तो बिना प्रकृति के हम प्रगति नहीं कर सकते। यही चीज है। अनाकालित की बात करें दोस्तों तो इस प्रजाति के संरक्षण के संबंध में आईसीयू के संरक्षण का आकलन अभी नहीं किया गया। यानी अनाकालित लास्ट है दोस्तों आपकी 9वीं श्रेणी नॉट इवोल्यूशन अनाकालित दोस्तों की बात की जाए तो इस प्रजाति के संरक्षण के संबंध में अभी तक आईसीयू के संरक्षण का आकलन अभी इस प्रजाति का नहीं किया गया है दोस्तों। ये आपके अनाकलित के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में आपकी दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं आ चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आप सभी ले सकते हैं ये पुस्तकें, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।